हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू जो 1000 हम लोग कर रहे थे उसका चौथा पार्ट। तो ये पार्ट 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान करती है। तो दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किस अनुसूची में है, ये क्वेश्चन की मांग है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, दूसरी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। जो पाँचवीं अनुसूची है ये आप जानते हैं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है, तो ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है। आठवीं अनुसूची, इसमें भाषाओं से संबंधित प्रावधान है, कौन कौन सी संविधान की भाषाएं, जो संविधान में सम्मिलित भाषाएं हैं वो आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आ जाती हैं। 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल कानून से संबंधित है और इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा डी, 10वीं अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन इत्यादि से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा, ये संवैधानिक जो प्राधिकारी हैं उनके वेतन इत्यादि से संबंधित दूसरी अनुसूची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो 7वीं सूची जो है, अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, शक्तियों के बंटवारे से। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची इत्यादि की व्यवस्था की गई है। तो संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है। पहला है बैंकिंग, दूसरा है बीमा, तीसरा है जनगणना और चौथा है गैस। तो इसमें से कौन जो है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो जनगणना जैसा कि आप जानते हैं संघ सूची के अंतर्गत आता है, बीमा भी संघ सूची के अंतर्गत आता है और बैंकिंग भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। गैस जो है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसको याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा गैस, ऑप्शन डी। अब आप पूछेंगे कि गैस किस सूची के अंतर्गत आता है, तो गैस आता है राज्य सूची के अंतर्गत। तो गैस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। इसमें भी पूछा गया है कि संघ सूची से संबंधित नहीं है, यहाँ पे नहीं पे फोकस कीजिएगा। रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि। तो आप जानते हैं कि रक्षा, विदेशी संबंध और रेलवे ये सभी जो हैं वो संघ सूची के विषय हैं। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो कृषि, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन संघ सूची से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित है। शिक्षा, शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत है नहीं, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत है। तो शिक्षा हो गया समवर्ती सूची के अंतर्गत, तो पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है विद्युत और तीसरा ऑप्शन है रेलवे पुलिस और चौथा है वन। वन राज्य सूची के अंतर्गत आता है नहीं, वन भी राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। वन और विद्युत ये दोनों जो हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। तो शिक्षा, विद्युत और वन ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएंगे और जो रेलवे पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी, रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये राज्य सूची का विषय है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन देखेंगे ना आप तो वो राज्य सूची के अंतर्गत व्याख्यायित किया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा राज्य सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। शुल्क और कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है, छठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। तो ये देखें तो एक तरीके से
वित्तीय अधिकारों के बंटवारे से संबंधित एक प्रश्न लग रहा है कि किसको राजस्व संबंधी अधिकार किस प्रकार से बांटे जाएंगे। तो इसमें राज्यों व जो केंद्र सरकार है उसके बीच में बंटवारे को लेकर प्रश्न है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत आएंगी, और शक्तियों के विभाजन में किस अनुसूची का प्रावधान सामने आएगा, तो आएगा 7वीं अनुसूची, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है सूचियों के माध्यम से। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा बी, 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। पहला रेलवे पुलिस, दूसरा निगम कर, तीसरा जनगणना और चौथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो आप जानते हैं कि जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, तो जनगणना तो संघ सूची में आ जाएगा। उसके बाद में बचा निगम कर। निगम कर किस में आएगा, ये भी संघ सूची में आएगा, ये भी संघ सूची में है। उसके बाद में सामाजिक आर्थिक नियोजन किसके अंतर्गत आएगा, तो ये समवर्ती सूची में आएगा। सामाजिक आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। तो बचा क्या, रेलवे पुलिस। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेलवे जो पुलिस है वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन मेथड से देख लिया। अगर आपको इन तीनों के बारे में मालूम है तो आप इसको जान सकते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा रेलवे पुलिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार का जो विषय है वो किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार जो है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इससे संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, तो भूमि सुधार है आपका 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसे जोड़ा किसके अंतर्गत, किस संविधान संशोधन के माध्यम से गया था, तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। पहला ऑप्शन है 3री अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, फिर 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का मुद्दा है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित मुद्दा किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। और 7वीं और 9वीं अनुसूची के बारे में आप जानते हैं, ये भूमि सुधार से संबंधित है और 7वीं शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा बी, 5वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। ये ऑप्शन है। अगर आप 6ठी अनुसूची के बारे में देखेंगे तो ये 4 राज्यों के लिए लागू होती है, 4 राज्यों के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। कौन कौन से वो राज्य हैं, तो एक है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये मणिपुर में लागू नहीं होती है। तो इस तरीके से 6ठी अनुसूची जो है वो 4 राज्यों पे लागू होती है। अगर आप इसका कोड कोई बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, AMTM करके, जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से वो बना लीजिएगा, या M38, कुछ भी जो आपको सही लगे वो बना लीजिएगा, M28। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर अनुसूची 6 में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आर्टिकल पूछा गया है इसमें मेनली पंचायतों से रिलेटेड, 226 के अंतर्गत, 243 के अंतर्गत, 239 के अंतर्गत और 219 के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई थी, तो वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसके माध्यम से एक भाग जोड़ा गया था 9 और एक अनुसूची जोड़ी गई थी 11। तो 11 नंबर अनुसूची इसके माध्यम से जोड़ी गई और भाग 9 जोड़ा गया, और इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 243 से 243 तक जो है
वो शामिल किया गया। तो इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा आर्टिकल 243 के तहत प्रदान किया गया है। तो आपको इसका आंसर पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगरपालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची की बात कही गई है इसमें। तो हमने पहले ही जान लिया कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। किस सन में? 1992 में। भाग कौन सा जोड़ा गया नया? भाग 9 जोड़ा गया। तो ये सब हम जान चुके हैं, तो इसका आंसर आप जानते ही हैं, बी। अगला क्वेश्चन, वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? 117, 119, 121, 123। तो जो वित्तीय विधेयकों से संबंधित मुद्दा है वो आर्टिकल 117 के अंतर्गत आता है। धन विधेयक जो है वो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर 117 होगा। और जो 123 अनुच्छेद है वो अध्यादेश से संबंधित है या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बतलाता है, आर्टिकल 123। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? 117। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है ये अलग टॉपिक भी आएगा जब हम लोग लक्ष्मीकांत में इसको देखेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन है अनुच्छेद 310, 311, 312, 313। आप बताइए किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है 312। 312 के अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना, तीसरा ऑप्शन 9वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व। धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था किस में की गई है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है एक जगह पे पंथ निरपेक्ष। अगर आप धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में अंतर जानना चाहते हैं तो एक मामूली सा अंतर ये है कि भारत में जो धर्म की परिभाषा है वो मजहब से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नैतिकता को लिया जाता है धर्म की परिभाषा के रूप में, सदाचरण को लिया जाता है धर्म की परिभाषा के रूप में। इसीलिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष अर्थात नैतिकता से विमुख होने की बात नहीं कही गई है। इसीलिए भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। पंथ मतलब जो मजहब से रिलेटेड हो, धर्म मतलब जो नैतिकता से रिलेटेड हो। तो हमें नैतिकता से दूर नहीं जाना है बल्कि मजहब से दूर जाना है या सभी मजहबों में समानता रखनी है। तो इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग ना करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थ सेम ही होता है लेकिन भारतीय संदर्भ में धर्म का अर्थ अलग है। वेस्टर्न में धर्म को मजहब के रूप में जाना जाता है लेकिन भारत में धर्म को नैतिकता से संबंधित माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश में एक ही शब्द है सेकुलर। तो ये संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। अगर आप देखेंगे 1975 की बात ही क्यों की गई है, क्योंकि 1976 में 42वां संविधान संशोधन आता है और 3 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं। वे 3 नए शब्द क्या थे? पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो इसमें ये तीनों शब्द थे पहले ही प्रस्तावना में। अखंडता को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, अखंडता शामिल नहीं था 1975 से पहले प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? आपको मैंने बताया है कि 3 वर्ड जो थे
एक था समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष, या आपको उसको धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, या आप इंग्लिश में कहें तो सेकुलर शब्द, और तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखे हैं। इसमें आप देखेंगे तो संविधान की विशेषताओं वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था और प्रस्तावना का जो चैप्टर पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप पहले उन लेक्चरों को देखिएगा, फिर इन क्वेश्चनों को करिएगा, जिससे आपको दोहरा लाभ मिलेगा। आप वनडे एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे और UPPCS, UPSC की तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।